सो हेलो प्यारे बच्चों, जो मैंने आपसे वादा किया था वो मैं पूरा कर रहा हूँ। मैंने कहा था आपको मैकेनिक्स का मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके स्टार्ट कर रहा हूँ, बट ऑल्सो आई एम गोइंग टू डू फ्रॉम वेरी बेसिक, मतलब सबसे बेसिक टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पूरा मैकेनिक्स जितने बच्चे 11th-12th वाले बहुत ध्यान से ये सब चीज़ों को देखें। प्लस जो मैं शॉर्ट्स निकाल रहा हूँ उसमें कई सारे मैं बढ़िया बढ़िया पोस्टुलेट्स और बढ़िया बढ़िया थ्योरम या पैराडॉक्स सिखाता रहूँगा इनके साथ ही, सो दैट यू विल हैव द नॉलेज कि भैया सर मैंने ये तो चीज़ सीखी पर प्रैक्टिकली कैसे लग रही है वो भी सीखेंगे। दोनों चीज़ सीखनी है और इसमें तो बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है। अभी तो आई एम गोइंग टू शो यू लाइक व्हाट आई क्रिएटेड फॉर यू, कि मैंने कितनी मेहनत करके आपके लिए क्या क्या लेक्चर्स बनाए हैं, एंड जो हमारी पूरी टीम है वो कितनी मेहनत कर रही है आप लोगों के लिए, ये तो अभी देखेंगे इस वाले लेक्चर में। बट प्रैक्टिकली भी इन सब चीज़ों को ज़रूर लगाएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैकेनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज़ फ्रिक्शन। मतलब अभी मैं अगर जेई के हिसाब से बात करूँ, प्रीवियस 9 ईयर में मैकेनिक्स के अंदर अगर कोई पोर्शन जो सबसे ज़्यादा मार्क्स का आया, चाहे जेई एडवांस लो या जेई मेंस लो, वो आया फ्रिक्शन से। और उसमें आपको फ्रिक्शन में ये स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन और इसके आगे थोड़ा सा काइनेटिक फ्रिक्शन भी आता है, वो एक बार क्लियर हो जाएगा देन यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो आज तो एक बेसिक देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन इसका एक एडवांस लेवल भी है, उसको भी सीखेंगे। उस पर भी मज़ा आएगा देख के भैया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो थोड़े लॉजिक हमें थोड़े अच्छे से क्रिएट करने पड़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली विल स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट इज फ्रिक्शन, व्हाई द फ्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द फ्रिक्शन इज गोइंग टू डू, ठीक है, फ्रिक्शन क्या क्या करता है आपके लिए, क्या क्या काम करेगा फ्रिक्शन, ठीक है, एक बार वो देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है फ्रिक्शन के लिए, वो एक कुछ कॉन्सेप्ट है वो देख लो, प्लस कुछ एसेट्स बनाए सो दैट यू विल गेट टू नो कि सर इसको अगर मैं इस तरह से इमेजिन करूँ तो कैसा लगेगा, लेकिन अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊं कि भैया ये चीज़ होती कैसे है, रियल में देखो ना, तब जाके मजा आता है। तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन ये है, फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस, ठीक है। फ्रिक्शन इज बेसिकली अ रेजिस्टेंस। आपकी लाइफ में भी जो रेजिस्टेंस है उनको आप फ्रिक्शन ही कह सकते हो। हाउ टू ओवरकम दैट ये भी मैं आपको बताता हूँ। फ्रिक्शन तब तक ही बड़ा होता है और भारी लगता है जब तक बॉडी मोशन में नहीं आती। एक बार बॉडी मोशन में आती है यू कैन एक्चुअली ओवरकम द फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन गेट डिक्रीज ऑल्सो। मतलब लाइफ में भी अगर आप कोई चीज़ को मोशन में लिया, मतलब आपको शुरू में बड़ी मुश्किल होगी तैयारी में, शुरू में बड़ा फ्रिक्शन आता है, शुरू में इनर्शिया भी होता है, इनर्शिया भी अभी हम टॉपिक पढ़ेंगे। मतलब आप वैसे उसी स्टेट में रहना चाहते हो जिस स्टेट में आप पहले जी रहे थे लाइफ में, बट जब आप एक बार मोशन में आते हो, बॉडी एक बार मोशन में आती है, एक बार आपने इनर्शिया कैप्चर कर लेते हो कि आपको हमेशा आगे ही बढ़ना है, देन आप रुक नहीं सकते, देन यू आर गोइंग टू, मतलब आप फिर आपको उसकी आदत हो जाती है सक्सेस पाने की। तो सेम कहानी यहाँ फ्रिक्शन की भी है। फ्रिक्शन है क्या? फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सरफेसेस। ध्यान से सुनना, दोनों सरफेस पे आता है, ऐसा नहीं दो सरफेस के बीच फ्रिक्शन है तो सिर्फ हम मोस्टली कई लोगों के दिमाग में रहता है सर ऊपर वाले में फ्रिक्शन, नहीं, रिलेटिव है। ये नीचे वाले सरफेस को फ्रिक्शन देगा, नीचे वाला सरफेस ऊपर वाले सरफेस को फ्रिक्शन देता है। दैट आर इन कांटेक्ट व्हेन दे आर ट्राई टू मूव पास्ट ईच अदर, और यू कैन से, अगर मैं बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में लिखूं तो मैं बोलूंगा रिलेटिव मोशन, ठीक है। इसको अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूं तो बोलते हैं रिलेटिव मोशन, और इस वर्ड को दिमाग में रख लेना बिकॉज रिलेटिव मोशन का अलग से भी कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। समझ में आगे नहीं आ गया? अलग से भी कॉन्सेप्ट देखेंगे, अलग भी इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, दोनों चीजों को। क्लियर है? ठीक है। सो रिलेटिव मोशन होता क्या है? व्हेनेवर देयर इज अ मोशन बिटवीन एनी टू बॉडीज, अब समझना, एक मेरा ये हैंड है, एक मेरा ये हैंड है, इनको दो सरफेस मान लो, अगर ये मोशन ले रहा है तो रिलेटिवली इसके अलग मोशन में, बिल्कुल ये स्टैटिक है, ये मोशन ले रहा है, ये रिलेटिव मोशन है, बिल्कुल रिलेटिव मोशन है सर, इसमें फ्रिक्शन आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर नीचे का सरफेस मूव कर गया, ये यही स्टैटिक है तो ये रिलेटिव मोशन है, बिल्कुल सर ये भी रिलेटिव मोशन है। सर अगर ये दोनों ही सेम वेलोसिटी से मूव कर गए, ये अरे तब नहीं है सर, इन दोनों के बीच में तब रिलेटिव मोशन नहीं है। इसका मतलब है अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक जैसे ही मूव कर रहे हैं तो इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं है, या दोनों एक ही जगह स्टैटिक पड़े हुए हैं तो इनके बीच में कोई फ्रिक्शन है, तब भी इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं है। ये चीज समझ में आ गई, काम खत्म। मैं आपको 4 एग्जांपल बता दिए, इन 4 से बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होता है रिलेटिव मोशन क्या होता है, और अगर ये है तो फ्रिक्शन आएगा। दैट्स इट। अब इसको देखते हैं प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दो सरफेस लेके आया, एक ये प्लैंक है, दो बॉडी है, एक छोटा प्लैंक एक बड़ा प्लैंक है, और डिटेल में इसको समझाने के लिए सर इनके बीच में हो क्या रहा है, मैं इनका माइक्रोस्कोपिक नेचर ले आया। मतलब कई बार दो सरफेस ऐसे लगते हैं कि बहुत स्मूथ है,
बट स्टिल उनके बीच में फ्रिक्शन है। वो उसके यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक जाओगे तो इस तरह के बॉडी पार्टिकल दिखते हैं, ये बात फैक्ट है, ठीक है, तब जाके आपको बॉडी पार्टिकल दिखते हैं। तो क्योंकि वो चीज़ हमारे नेकेड आई से नहीं दिखती है, इसलिए व्हाट आई क्रिएट, आप ये इमेजिन करना कि मैंने यहाँ से बहुत छोटा सा पार्टिकल लिया, यहाँ से बहुत छोटा सरफेस उठाया, उसको थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया, यहाँ से इस सरफेस से छोटा सा पार्ट उठाया, उसको बड़ा करके दिखा दिया, दैट्स इट। दिस इज द माइक्रोस्कोपिक नेचर, ताकि आपको दोनों पैरेलली दिखे एक साथ, और तभी मजा आता है। मतलब कॉन्सेप्ट ये मजा कब आता है, मजा तब आता है जब मैं माइक्रोस्कोपिक नेचर भी साथ में देख लूं। तो माइक्रोस्कोपिक का थोड़ा स्केल बढ़ा दिया, आप समझ लो कि मैंने बड़ा चिंदा सा पार्टिकल यहाँ से, एकदम छोटू सा पार्टिकल यहाँ से उठाया है, इतना बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा, और यहाँ से भी बहुत छोटा सा पार्टिकल यहाँ से उठाया, दोनों पार्टिकल को यहाँ लगा दिया। अब देखते हैं भाई होगा क्या, लेट्स सी, ठीक है, देखते प्ले करते। सो मैंने इसको प्ले किया तो मुझे फील हुआ कि अगर ये दोनों सरफेस, अगर ये यहाँ से ब्लॉक यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, माइक्रोस्कोपिक नेचर में अगर आप इसको देखो, दोबारा प्ले करके दिखा रहा हूं, तो इसको बहुत डिफिकल्टी होती है। क्या यही वो रीजन है फ्रिक्शन का जिसकी वजह से कुछ आवाजें आती है? यस। अब आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे जाके करो, कोई भी बॉक्स रखो, उसको खिसकाने का ट्राई करना, अगर वो खिसक रहा है ना तो आपको दो चीजें दिखाई देंगी, एक तो बॉक्स का सरफेस या तो जमीन पे या जमीन के सरफेस बॉक्स पे, और उस पर पिटाई हो सकती है, इसकी मैं गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन इनमें से कोई एक चीज होगी और आवाज आएगी आपको। ज्यादा तेज खिसकाओगे तो आप अगर फर्श को, मतलब जो ग्राउंड जो आपका फ्लोर है, उसको जब टच करोगे तो थोड़ा हीट भी दिखाई देगा, और ऐसा भी हो सकता है कुछ पार्टिकल टूट जाए। मतलब जब ये इधर प्ले हो रहा था, ये वाला पार्ट इधर देखना माइक्रोस्कोपिक नेचर में, जब ये प्ले हो रहेंगे, ये प्ले होंगे, तो आपको ये दिखेगा कि सर ये टूट भी सकते हैं, मतलब इनके जो ऊपर की बाउंड्रीज है वो टूट भी सकती है। ये माइक्रोस्कोपिक नेचर में होता है, दैट इज अ ब्यूटी भैया। कोई भी दो, और मैं ट्राई करूंगा इसके एक्सपेरिमेंट करने का, बट अगर मैं माइक्रोस्कोपिक नेचर पे गया और दो बॉडी को साथ में रखकर उस खिसकाने का ट्राई किया ना, इनके बीच में जो हीट जनरेट होती है, जो आवाजें आती हैं, आपको साउंड सुनाई देती है स्क्रैच की, और जो इनकी बॉडी टूट जाती है, ऊपर के सरफेस टूट जाता है। कई बार देखा होगा कि फ्लोर पे, टाइल्स पे, पहले के टाइम पे, मतलब शायद आप लोगों ने नहीं, पर फ्रॉम अ डिफेंस फैमिली, सो हम लोग के ट्रांसफर बहुत होते रहते, तो हम जैसे जो हमारे बॉक्स होते थे उस समय कंटेनर टाइप होते थे, इट्स लाइक प्रॉपर स्टील के बनाए जाते थे, जिसको डिजाइन अच्छा नहीं किया था तो ऑब्वियसली खराब ही होते थे, तो इसको खिसकाते थे, कई बार फ्लोर में स्क्रैच आ जाता था। पिटाई होना अलग कहानी है, स्क्रैच फिर फ्लोर पे उसके बाद कहाँ कहाँ आता है वो बात की कहानी, लेकिन वैसे कॉन्सेप्चुअली जब वो फ्लोर पे आता था तो मैं देखा फ्लोर टूट जाता था। तो वो टूटने का रीजन क्या था, और वो ऊपर ऊपर के सरफेस टूटते थे, वो ये था जो आप इसको देख पा रहे हो। अगर ये माइक्रोस्कोपिक नेचर पे मैं इसको फिनिश कर दूं, इसको हम कहते हैं नैनो फिनिश, तो आपको नैनो कोटिंग समझ में आ जाएगी। जब भी हम गाड़ी पे नैनो कोट, सुना होता है नैनो कोट करवा ली, किसी ने नैनो कोट करवा ली गाड़ी पे, या नैनो कोट हो गई किसी पेन पे, इस पे डस्ट ही नहीं आता, इस पे पानी डालो पानी नहीं चिपकता। क्यों नहीं चिपकता? क्योंकि ये सारी चीजें नैनो लेवल पे आप काट चुके हो, एकदम प्लेन कर दिया। और जब आप चीजों को प्लेन कर नैनो लेवल पे, तो कोई भी उस पे पानी पार्टिकल नहीं चिपक पाता, बिकॉज फ्रिक्शन ही खत्म कर देते हो आप, ऑलमोस्ट जीरो नहीं होता, ऑलमोस्ट खत्म होता है। अब भैया इसको माइक्रोस्कोपिक नेचर में देखो, अगर एक बंदा बहुत ही रफ सरफेस है, इस पे ट्राई करे कि भाई किसी बॉक्स को खिसकाने का, तो होगा क्या? लेट्स प्ले, देखते भैया, उसकी जान निकल जाएगी, वो खिसकेगा नहीं, वो मर जाएगा, खिसकेगा नहीं, क्योंकि उसको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है यहाँ से फ्रिक्शन। अब इसको डिटेल में जानते हैं, तो इंट्रोडक्शन हो गया हमारा। टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि भैया कितने टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, मैंने यहाँ पर आपको दिखा दी। देयर आर टू टाइप ऑफ फ्रिक्शन, वन इज स्टैटिक, वन इज काइनेटिक। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कोई खास डिफरेंस नहीं है, बहुत सिंपल सा है। स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जब बॉडी स्टैटिक में होती है, इसका मतलब बॉडी मूव नहीं कर रही। जब तक बॉडी मूव नहीं कर रही, मतलब जो आपको पिछले वाला दिखाया था, एक बंदा खिसकाने का ट्राई कर रहा है बॉक्स को, बॉक्स मूव नहीं कर रहा, आपके साथ भी होगा, कोई चीज खिसका रहे हो, खिसक नहीं रही, उस पे खिसक नहीं रही, तब भी फ्रिक्शन है, बिल्कुल अपोज हो रहा है, तभी तो नहीं खिसक रहा। अगर कोई अपोजिशन नहीं होता, तो मैं अगर कितना भी भारी बॉक्स है उसको टच भी करूँ, वो भाग जाएगा। वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो बिकॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो व्हेन सरफेसेस आर रेस्ट बट देयर इज अ टेंडेंसी फॉर रिलेटिव मोशन, मतलब एक टेंडेंसी है, और टेंडेंसी वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब रिलेटिव मोशन की अब टेंडेंसी है पर वो मोशन में नहीं है, तो फ्रिक्शन जो आता है उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और इसकी बड़ी यूनिकनेस है, ये वेरी भी करता है, अब इसको दिखाता हूं कैसे वेरी करेगा। और दूसरा पार्ट है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन।
अब व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन कब आता है? वर्ड काइनेटिक से क्लियर है, इसको डायनेमिक फ्रिक्शन भी कुछ लोग बोलते हैं। डायनेमिक मतलब जब बॉडी मोशन में आ जाती है। अब बताओ बॉडी मोशन में आ गई, व्हेन द सरफेसेस आर इन रिलेटिव मोशन। जब भी कोई भी मोशन की बात होती है तो हम कौन सी जगह पहुंच जाते हैं? डायनेमिक्स में। डायनेमिक्स में दो चीजें होती है, काइनामैटिक्स और काइनेटिक। मैं आपको दिमाग में बसाने की बात कर रहा हूं, काइनामैटिक और काइनेटिक। काइनामैटिक कोई भी वो स्टडी है जहां पर हम मास की बात नहीं करते, मतलब हम कोई फोर्सेस की बातें नहीं करते, बस मोशन की बात करते हैं। और काइनेटिक वो जगह है जहां पर हम मोशन के साथ साथ उसके मास मतलब फोर्सेस की बातें करते हैं। और फ्रिक्शन एक फोर्स है, अपोजिट फोर्स है, दैट्स व्हाई काइनेटिक फ्रिक्शन। मैंने कई जगह देखा है लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं फिर वो काइनामैटिक फ्रिक्शन बोल देते हैं। अरे इसलिए बोलते हैं फंडामेंटल खराब है, याद करने का ट्राई करो, आप याद मत करने का ट्राई करो, आप उसको फील करो कि काइनेटिक फ्रिक्शन ही क्यों बोलते हैं या डायनेमिक फ्रिक्शन ही क्यों बोलते हैं। लॉजिक उसके फंडामेंटल्स में है, जो आप शुरू में फंडामेंटल पढ़ते हो। तो ये दो तरह के, इसको देखते हैं कि कब आता है और इसको देखते कब आता है और इसकी फीलिंग क्या है, ठीक है। फॉर दैट पार्ट मैंने यहाँ कुछ एसेट बनाए। मैं आपको बता दूं स्टैटिक फ्रिक्शन बेसिकली इसका फॉर्मूला आपने बहुत सुना होता है, कई लोगों जिन्होंने तैयारी थोड़ी सी करी हुई है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, उनको बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू एस इनटू एन। मतलब हम बोलते हैं सर फ्रिक्शन फोर्स, जो आपकी फ्रिक्शन फोर्स है वो म्यू एस इनटू एन है। लेकिन यहाँ पर एक चीज भूल जाते हैं कि भैया यहाँ ये लिखना बंद भूलना, दैट इज एफ मैक्स, दैट इज मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। दिस इज नॉट द फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। जो मैक्सिमम फोर्स होती है वो होती है म्यू एस इनटू एन। म्यू एस इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा ये एन क्यों आया? अब इस एन का आंसर आपको तभी मिल सकता है जब आप इसके फीलिंग में घुसोगे। अगर आप फीलिंग में घुस गए तो आपको ऐसा एन का आंसर मिलेगा जो आपने कहीं नहीं सुना होगा। हमने लॉ पढ़ लेते हैं सर, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, मतलब फ्रिक्शन नॉर्मल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नॉर्मल फोर्स मतलब दो सरफेस के बीच का नॉर्मल फोर्स। सर इसका फीलिंग तो कभी फील ही नहीं कर पाए थे, तो जरा इसको फीलिंग को फील करते हैं। तो उसके लिए भैया हमारे फंडामेंटल क्लास में, फंडामेंटल पार्ट में जाते हैं। अब ये बताओ अगर इस सरफेस को इस सरफेस पे मैं जितना ज्यादा कंप्रेस करूंगा उतना उनके बीच में नॉर्मल फोर्स बढ़ेगी। और इनके टीथ को देखो, जितना मैं इस टीथ को फील करना, अगर मैं इस यहां से जितनी ज्यादा फोर्स लगाऊंगा इन दोनों के बीच में, तो यहां पर नॉर्मल फोर्स उतनी इन दोनों के बीच में रिलेटिवली बढ़ जाएगी। और जितनी ज्यादा बढ़ेगी, क्या इसके टीथ और इसके टीथ, ध्यान से देखो, इन दोनों के टीथ क्या आपस में इंटरलॉकिंग को और बढ़ाएंगे? यस। और इंटरलॉकिंग मतलब दो टीथ की अब इंटरलॉकिंग जितनी, ये देखो ये इतनी है, और हो सकती है, और जितनी ज्यादा हो जाएगी इसको मूव करना आपस में उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। और इसलिए फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स, ठीक है। और ये विदाउट दिस इमेजिनेशन आप सोच ही नहीं सकते थे कभी भी। इसलिए ये सब जो एसेट्स हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज, स्पेशली फॉर दोज पीपल जो लोग सीरियस तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है। प्लस आप भी थोड़ा अगर नॉलेज हो जाएगी तो कल आप किसी को बता भी पाओगे कि भाई सर मुझे ये पता है, ये वाली बातें पता है। तो ये वाली बातें पता होने के लिए तो मैंने आपको बता दिया भैया सर ये एफ मैक्स है, ये टोटल फ्रिक्शन फोर्स नहीं है सर, ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। अब इसको फील करने के लिए, ठीक है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर जो टर्म्स है वो तो बिल्कुल क्लियर कर दी, बट यहाँ पर एक एसेट डाल दिया। अब मैंने क्या किया भैया, अब सपोज तुम जैसा बंदा है, एक टैटू वैटू बना हुआ बढ़िया शर्ट है, उसने बोला बॉक्स खिसका दूंगा, रोडी चल रहा है, लेट सपोज रोडी चल रहा है। अब रोडी चल रहा है, उसको बस एक लॉजिक क्लियर रखना है अपने दिमाग में कि वो बॉक्स को तभी हिला पाएगा जब वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू को ओवरकम करेगा, उसके बिना नहीं कर सकता। जब तक वो मैक्सिमम वैल्यू को ओवरकम नहीं करता तब तक वो इस फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं कर पाएगा। तो भैया इसके साथ शुरू हो जाते हैं, इसको बोलते हैं भाई खिसकाओ। तो लेट्स प्ले दिस पार्ट, प्ले दिस ब्यूटीफुल एनिमेशन। भैया वो बंदा लगा हुआ खिसक नहीं, इसने वन फोर्स लगाई स्टैटिक फ्रिक्शन, ये देखो यही ब्यूटी समझानी थी बस। वहां से अप्लाइड फोर्स 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, जितनी में वो अप्लाइड फोर्स लगाए जा रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन वैसे ही 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, चेक करो, इसने 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, सेम देखो एग्जैक्टली सेम चल रहा है, बॉक्स नहीं हिल रहा। इसका मतलब है व्हाटएवर द अप्लाइड फोर्स इज देयर, द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल। यस, द मैक्सिमम वैल्यू विल बी म्यू एस इनटू एन। आफ्टर दैट उसको रोक नहीं सकता भैया, अपोजिट फोर्स की एक मैक्सिमम वैल्यू है, उसके बाद वो उसे रोक नहीं सकता। इसका कहने का मतलब है, इस चीज को फील करना कि जब इसने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, फ्रिक्शन भी आपको 1 न्यूटन मिल जाएगा।
लेट सपोज जो आपकी एफ मैक्स की वैल्यू है वो होती है म्यू एस इंटू एन, स्टैटिक फ्रिक्शन से म्यू एस इंटू एन से निकलती है। लेट सपोज वो 6 न्यूटन है। इसका मतलब है इससे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगा सकता अगर बॉडी को रोक के रखना चाहता है, स्टैटिक रखना चाहता है। अब मैंने 1 को क्या कर दिया, मैंने कहा सर 1 को मैं 2 न्यूटन कर देता हूं, तो फ्रिक्शन क्या बोलेगा, मैं भी 1 को 2 न्यूटन कर दूंगा पर इसका खिसकने नहीं दूंगा। ऐसा लॉजिकली क्यों होता है भाई, सिंपल सी बात है। अगर आप 6 न्यूटन का फोर्स फ्रिक्शन से लगवा दोगे तो होगा क्या, जरा देखना। तुमने 2 न्यूटन का बॉक्स पे फोर्स लगाया, फ्रिक्शन है 6 न्यूटन लगा दिया, फ्रिक्शन का फोर्स ज्यादा हो गया, बॉक्स तुम्हारे ऊपर चढ़ गया, ये बंदा रोडीज मर नहीं गया, मतलब कहने का मतलब है बॉक्स के ऊपर चढ़ गया। अच्छा लगेगा तुम्हें? तो लॉजिक समझना, आप यहां पर बढ़ाओगे, आपने कर दिया 4 न्यूटन, तो फ्रिक्शन भी यहां से कितना हो गया 4 न्यूटन। आपने बोला नहीं 4 को 5 कर दूंगा तो 5 हो जाएगा इधर। कब तक होता रहेगा, कब तक होता रहेगा, कब तक होता रहेगा, कब तक होता रहेगा, ये तब तक होता रहेगा, तब तक होता रहेगा जब तक 6 न्यूटन ना पहुंचो। जैसे ये 6 न्यूटन की फोर्स लगाता है, अगर ये लगाता तो फ्रिक्शन 6 होता, लेकिन इसके जस्ट बाद जैसे 6 से 6.00001 भी लगा देता, बॉक्स मूव हो जाता। आपने फील किया होगा बॉक्स, एक कई बार ऐसा शायद फील किया हो, मेहनत करी है लाइफ में तो फील किया होगा कि बॉक्स को खिसका रहे हैं या किसी अलमारी को खिसका रहे हैं, खिसक नहीं लेगी, जब खिसकी तो एकदम से खिसक गई, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। उसके बाद आप, क्योंकि वो आपसे डिस्टेंस ज़्यादा हो गई, आप उतनी फोर्स नहीं लगा पाए इसलिए रुक जाती है। पर जब खिसकी तो अचानक से थोड़ी खिसक गई। वो क्यों होता है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसके बाद सडनली ड्रॉप कर जाता है अगर बॉडी मोशन में आ गई तो। दैट्स इट, इतना ही गेम है। तो भैया ये ब्यूटीफुल एसेट की वजह से आप इसको सीख पाए। मैं इसको दोबारा चला के दिखाता हूं ताकि दिमाग में बस जाए कि सर मैं वहां 1 लगा रहा हूं, यहाँ 1, वहां 2, तो यहाँ 2, वहां 3, यहाँ 3, वहां 4, यहाँ 4, वहां 5, तो यहाँ 5। मतलब आप जहां जितना आप लाइट फोर्स लगा रहे हो उतना ही ग्राउंड उसको बॉक्स को दे रहा है, उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन। बट दैट मैक्सिमम वैल्यू विल बी म्यू एस इनटू एन। वो मैक्सिमम आपको पता नहीं चाहिए सर इससे ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन आप जितना लगाते हो उतना ही लगाता है। ये कब तक होता है, जब तक बॉडी स्टैटिक में है। ठीक है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। अब पॉइंट याद है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू, जो मैंने अभी आपको पूरा समझाया है वो है फ्रिक्शन फोर्स में वेरी फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू एट विच द मोशन जस्ट स्टार्ट। मतलब इस पॉइंट में मोशन स्टार्ट हो जाएगा। दिस मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इज दैट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूले से बताया। एफ मैक्स उसकी वैल्यू है, उसको कहते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, या फिर उसका एक और नाम रखा गया लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, या लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं, या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज म्यू एस इनटू एन। अब इसको देखने के लिए एक बार यहाँ पर हम इसी थोड़ा डिफरेंट एसेट, ये रोडीज नहीं, ये अपना घर का काम कर रहे हैं, उनका बॉक्स हमें खिसकाना जरूरी है, इसलिए मैं खिसका के दिखा रहा हूँ कि भैया अगर मैं इस एसेट को प्ले करता हूँ, जितनी फोर्स बढ़ा रहा हूँ इधर से स्टैटिक फ्रिक्शन उतना बढ़ता है, लेकिन एक पॉइंट आएगा जब वो एक फोर्स के बियॉन्ड चले जाएंगे, खिसक जाएगा। भैया लिमिटिंग फ्रिक्शन जैसे आपका 10 न्यूटन है और आपने 10 से हल्की से भी ज्यादा लगा ली, ये बॉक्स खिसक गया था, मतलब उसके बियॉन्ड नहीं जाएगी। और जैसे ही उसके बियॉन्ड गया, मतलब आप जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस करते हो, बॉडी मोशन में आ जाएगी, मतलब स्टैटिक को क्रॉस कर जाएगी और किस में आ जाएगी, काइनेटिक में। एक बार दोबारा चेक कर लो, वो लगाने का ट्राई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स आ रही है उसको अपोज करने के लिए, वो नहीं खिसक पा रहा, लेकिन जैसे ही उसने लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस कर दिया, 10 न्यूटन थी सपोज, और आपने 10 से जैसी 10.001 हल्का सा भी ज्यादा लगा दिया, बॉक्स खिसक जाएगा। और बॉक्स खिसक गया तो बॉक्स किस में आ गया, काइनेटिक, मतलब मोशन में आ गया, डायनेमिक में आ गया, काइनेटिक में आ गया। इसलिए उसके बाद जो फ्रिक्शन लगता है उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, आई होप ये वाली चीज़ आपको बहुत क्लियर तरह से समझ में आई होगी, प्लस बंदे का स्ट्रगल भी समझ में आएगा और अपना भी स्ट्रगल आप फ्रिक्शन की हेल्प से इसको समझ सकते हो। बाकी आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पुल एंड पुश, मतलब किसको पुल करना ज़्यादा आसान है कंपेयर टू पुश करना। ये सब पुश कर रहे हैं, अगर वही बॉक्स को इधर खड़ा होकर पुल करता वो आसान होता, क्यों होता, उसके बारे में जानना है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पर बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है वो भी देख के मतलब फील होता है। अब बात आती है काइनेटिक फ्रिक्शन की। काइनेटिक फ्रिक्शन में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू एस नहीं होके वो म्यू एन हो जाता है, मतलब इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। नॉर्मल फोर्स पे तो फ्रिक्शन हमेशा डिपेंड करेगा, दो सरफेस के बीच की नॉर्मल फोर्स पे तो हमेशा फ्रिक्शन डिपेंड करेगा, उसका तो कोई चांस ही नहीं। ठीक है, अब ये बंदा है, ये प्लेटफॉर्म है, ये फ्रिक्शन प्लेटफॉर्म बॉक्स को दे रहा है। अब आप उसको फील करना है कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। और एक और ब्यूटीफुल बात,
काइनेटिक फ्रिक्शन एक ऐसी वैल्यू होती है जो लिमिटिंग वैल्यू है ना, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, जो अभी पीछे वाले केस में दिखाया कि 10 न्यूटन तक चली तो उसने फ्रिक्शन दिया, मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस इनटू एन, इससे स्लाइटली कम होता है लेकिन हमेशा कांस्टेंट रहता है। लेट्स सी, मैंने यहाँ पर बॉक्स को हिलाने का ट्राई किया, ठीक है, मैंने उसको चांस दिया, बॉक्स हिला, तो जब वो हिला रहा है बॉक्स, तो आप ये देखना, जब एक बार बॉक्स हिलने लग गया और आप उसको मूव कर रहे हो, आपको जो रेजिस्टेंस फील होती है, उसको एग्जैक्टली सेम होती है, मतलब वो कांस्टेंट हो जाती है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। ये मूव करने का जब भी ट्राई करेगा, आप उसको फील करना, वो आपको सेम मिल रही है। और यही हमारे फ्रिक्शन की थ्योरी में बताया गया कि भाई ऐसा सेम होता है, पर एक थ्योरी में बताना और फिर उसको रियल में यहाँ दिखा देना कि भैया इस बंदे के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, स्ट्रगल इसका भी सेम था, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और ऐसे एसेट हम लोग आपकी लाइव वीडियो में लाने का ट्राई करेंगे। बंदा खिसका रहा है, ट्राई कर रहा है, वो खिसक रहा है, बट उसको जो रेजिस्टेंस फील हो रहा है ग्राउंड से, वो ऑलमोस्ट सेम था। दैट्स व्हाई काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो म्यू के इनटू एन होती है और वो कांस्टेंट रहती है, इसमें वेरी नहीं करता। लेकिन उसके लिए बस एक इंपॉर्टेंट चीज है कि बॉडी और ग्राउंड के बीच में रिलेटिव मोशन हो, और स्टैटिक फ्रिक्शन में टेंडेंसी ऑफ मोशन हो। टेंडेंसी ऑफ मोशन मतलब आप मोशन कर सकते हो, आपकी एक टेंडेंसी इधर जाने की उधर जाने की, बॉक्स को खिसकाने का ट्राई कर रहे हो, खिसक नहीं रहा। कब तक नहीं खिसक रहा, अपनी लिमिटिंग वैल्यू तक, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन वैल्यू तक, जिसको हम कहते हैं म्यू एस इनटू एन, या आपको ये भी कहते हैं मैक्सिमम फ्रिक्शन वैल्यू। भैया इसको पूरा कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए हमने इसे ग्राफ में डेवलप कर दिया। यहाँ फ्रिक्शन फोर्स है, यहाँ आपकी अप्लाइड फोर्स है। आप अप्लाइड फोर्स जितना भी बढ़ा रहे हो, फ्रिक्शन फोर्स उतनी आ रही है। और 45 डिग्री क्यों है, क्योंकि एग्जैक्टली बराबर आती है। और ये आपका जेई का क्वेश्चन भी है कि कितना एंगल होता है, ठीक है, नीट में भी पूछा हुआ है बेसिक। कब तक होती है, जब तक आप स्टैटिक जोन में हो। स्टैटिक जोन का कहने का मतलब क्या है, मतलब ये वाला जो आपका जोन है, यहां से लेकर यहां तक, इसको हम स्टैटिक जोन कहते हैं। स्टैटिक जोन का मतलब है कि बॉडी अभी मूव नहीं हो रही, और ये वाला जोन है, इसको हम बोलते हैं काइनेटिक जोन, मतलब इस पॉइंट के बाद बॉडी मूव हो जाएगी, ठीक है। कब तक, जब तक आप खिसकाने का ट्राई करो तब तक फ्रिक्शन उतना ही आता है, लेकिन एक मैक्सिमम वैल्यू को टच करता है, ठीक है। और वो वैल्यू होती है आपकी म्यू एस इनटू एन, जिसको आप ये कहते हो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी, या फिर कहते हैं हम स्लिपिंग इस पॉइंट के बाद शुरू हो जाएगी। इससे कम तो नहीं कोई चांस है, समझ में आ गया। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट यू मे हैव एक्सपीरियंस। और इसके बाद आप देखो, ग्राफ में बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, ग्राफ की जो चीज़ें मैं हटा देता हूँ, लेकिन ग्राफ को और डिटेल में मैंने बता दिया। जस्ट जॉइन अस ऑन टेलीग्राम, यू विल गेट द कंटेंट। मैं आपको फिजिक्स के और नेक्स्ट लेवल चीज़ें लेके आऊँगा, डोंट वरी, इससे बहुत ज़्यादा अच्छे वाले। लेकिन जब हम काइनेटिक जोन में आए, एक बार बॉडी मोशन में आ गई, तो आपकी जो फ्रिक्शन की वैल्यू ज़रा चेक करना, फ्रिक्शन की वैल्यू ज़रा चेक करना, वो एक कांस्टेंट वैल्यू पे चली गई। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू चेक करता हूँ तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू चेंज नहीं हो रही, उसकी वैल्यू म्यू के इनटू एन है, वो स्लाइटली कम है कंपेयर टू द मैक्सिमम फ्रिक्शन वैल्यू, ठीक है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मतलब आप स्टैटिक जोन में पूरा देखो तो फ्रिक्शन उतना ही वैल्यू देता है जितनी आप अप्लाइड फोर्स लगाते हो। अप्लाइड फोर्स आपकी जितनी वैल्यू बढ़ी, आपने 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 5-10 न्यूटन तक आपने फोर्स लगाई, तब तक आपको फ्रिक्शन भी उतना ही एग्जैक्टली मिल रहा है। पर एक बार जैसे आपने कंप्लीट करी कॉन्सेप्ट को, जैसे ही आपने कंप्लीट करा, जैसे आपने इसको कंप्लीट किया, सडनली थोड़ा सा फ्रिक्शन हल्का सा कम हुआ। अब आप बॉडी पे कितनी भी फोर्स लगाते चलो, फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं बदलेगी, फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स हो गई, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। What are the important point that we studied right now is first thing, friction force को in general term mu into n कहते हैं, but जब हम static zone में होते हैं तो एक maximum value होती है which is also termed as limiting friction force which is mu s into n, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा नॉर्मल फोर्स के मैग्नीट्यूड पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब दोनों बीच के सरफेस के बीच का जो नॉर्मल फोर्स इस पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। Friction force is independent of the size of contact. This is the law of the friction. Size of area of the contact पे डिपेंड नहीं करता, उन दोनों बीच की सरफेस की इंटरलॉकिंग पे डिपेंड करता है। तो आप बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया ले लो, कम ले लो, लेकिन अगर उनके बीच की इंटरलॉकिंग है किसी मूवमेंट पे, क्योंकि नॉर्मल फोर्स आ गई, फॉर्मूला वाइज तो म्यू इंटू एन हो गया। म्यू फिक्स रहता है, कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। एन फिक्स हो गया क्योंकि वेट पूरा दोनों के बीच में ही रहेगा, ठीक है। इट डिपेंड ऑन द रफनेस ऑफ द सरफेस ओनली, कितना रफ है दोनों की सरफेसेस, ठीक है। इसको मैं छोटा कर देता हूँ पहले, ठीक है।
द फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पे। क्या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है इस पे डिपेंड ही नहीं करता हूँ, ठीक है। हाँ, आप किसी बॉक्स को बहुत तेजी से ले जाते हो या बहुत स्लो ले जाते हो, इट डजेंट मैटर। तेज ले जाने के लिए आप तेज ले जाने के लिए आप बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे, ठीक है। इफ़ यू वांट टू मूव दैट ऑब्जेक्ट वेरी फास्ट यू नीड टू अप्लाई अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स, बट द काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस वेलोसिटी से जा रहे हो। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड म्यू के मतलब काइनेटिक जोन का फ्रिक्शन का जो म्यू है वो हमेशा स्टैटिक जोन का जो म्यू एस है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उससे हमेशा कम होगा, ऑलवेज। ये वर्ड हमेशा ध्यान रखना, म्यू के इज ऑलवेज लेस देन म्यू एस। यहाँ लेस ही लिखा है, मैं आपको बता रहा हूँ, अपने नोट्स में जब लिखोगे तो ऑलवेज, ठीक है। बट आई प्रोवाइड यू द हैंड रिटन नोट्स ऑल्सो, ठीक है। सो द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स, अब इसको समझने का पॉइंट आता है, हाउ टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। मैंने अभी आपको बताया दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। अब व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेटिव मोशन, मतलब अगर एक बी ब्लॉक है एक पी ब्लॉक है, मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने के लिए, बिकॉज इस तरह के प्रॉब्लम बहुत आते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रॉब्लम आपके IIT के एग्जाम में मिल जाते हैं, आपके नीट के एग्जाम में मिल जाते हैं, या अपनी स्टेट इंजीनियरिंग जब भी आप एग्जाम देते हो वहाँ भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जब दोनों बॉडी में मोशन हो। देखो दोनों बॉडी में मोशन होना बहुत जरूरी है, बट इनकी बीच में रिलेटिव मोशन होना जरूरी है। इसका मतलब अगर ये V से जा रहा है तो ये 2V या 0 पे हो, 0 मतलब रेस्ट पे हो, 2V मतलब इससे ज्यादा जाए। अगर ऐसा कभी भी होगा कि ये भी खिसक रहा है और ये भी खिसक रहा है, मतलब ये ज्यादा तेज खिसक रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या आ गया, इन सरफेस पे आ गया रिलेटिव मोशन आ गया। दैट्स इट, बस यही समझाने का पॉइंट था, ठीक है। और अगर रिलेटिव मोशन आ गया तो भैया डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है दुनिया में, इस पूरी दुनिया में सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपको सिर्फ उससे ये पूछना है किधर। अगर ये बॉडी ने इससे पूछ लिया अपने रिलेटिव में किधर, और इसने बता दिया भाई मैं तो आगे जा रहा हूं, बस खत्म, इस पर फ्रिक्शन जिधर भी जा रहा है उसके अपोजिट लग जाएगा, दैट्स इट, खत्म। आपको क्या पूछना है किधर। अब जैसे मैं आपको इससे पूछता हूं, अगर पी बॉडी बी से पूछती है किधर, तो पी बॉडी आगे ज्यादा तेज जा रही है, तो पी बॉडी को बी बॉडी क्या जाती है कि पीछे, तो बी बॉडी बोलेगा तुम्हारे रिलेटिव में मैं पीछे जा रहा हूं, तो कहां लगेगा फ्रिक्शन, उसके जस्ट अपोजिट। बस ये पूछना है आपको, कभी भी किसी भी बॉडी को आप खिसका रहे हो, कभी भी दो बॉडी की जो फ्रिक्शन पूछ रहा है, तो भैया कोई भी एक बॉडी दूसरी बॉडी से पूछेगी, क्योंकि ये इसको फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगी, तो ये इससे पूछेगी किधर। इसने बता दिया भैया मैं इधर जा रहा हूं, दैट्स इट, फिनिश। इसके आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। लेट मी क्लिक दिस पार्ट। अ ब्लॉक B moves with the velocity V on the plank P moving with velocity 2V in the same direction to make the concept to be little bit difficult, ठीक है, दैट्स इट। यही मेरा ऑब्जेक्टिव था, थोड़ा सा डिफिकल्ट किया जाए। तो भैया जो रिलेटिव के वेलोसिटी के हिसाब से वो मैं आपको सारा समझा देता हूँ। पहले यहाँ पर आप कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेंट्रेट आपने कर लिया, आपने इस चीज़ को समझ लिया, तो ये सब जो लिखित बातें ये भी आपको आराम से समझ में आ जाएंगी, बस कॉन्सेंट्रेट करो। सर पॉइंट ये था जो ब्लॉक था और जो प्लैंक था, उन दोनों को ओवरऑल सिस्टम को सेपरेट करो और उनसे पूछो किधर किधर जा रहे। इसने बोला भैया मैं तो V वेलोसिटी से इधर जा रहा हूँ आगे, इसने बोला भैया मैं तुझसे दुगनी V वेलोसिटी से आगे जा रहा हूँ, तो क्या इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो गया, बिल्कुल हो गया। अब आप इसको फील करो दोबारा से, फील क्या करो, फील ये करो, आप बस ये समझो ब्लॉक प्लैंक के हिसाब से स्लो चल रहा है, प्लैंक ज्यादा तेज जा रहा है, तो मैंने आपसे क्या बोला, आपको बस पूछना है। अगर ब्लॉक ने प्लैंक से पूछा किधर, भैया आप किधर जा रहे हो, तो प्लैंक ने ब्लॉक को क्या बोला, भैया मेरी वेलोसिटी ज्यादा है, तो तेरे हिसाब से तेरे रिलेटिवली अगर मैं देखूं तो मैं आगे जा रहा हूं, खत्म। उसने बोला अच्छा आप आगे जा रहे हो, ठीक है, तो वेयर आई एम गोइंग टू अप्लाई द फ्रिक्शन, वेयर आई एम गोइंग टू अप्लाई द फ्रिक्शन, वेरी सिंपल, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू द फ्रिक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। एंड दो सरफेस के बीच में जब भी फ्रिक्शन देखोगे तो आपको फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा सेम मिलेगी। इसको FB इसलिए बोला है, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइडेड बाय द ब्लॉक टू प्लैंक, दैट्स इट। एक
मतलब दो सरफेस है, अगर आपने एक के रिलेटिवली इसका निकाल लिया तो आपको उसको इस पे क्या फ्रिक्शन लग रहा है वो निकालने की जरूरत नहीं, उसके जस्ट अपोजिट होगा, बात खत्म। बिकॉज ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। फॉर एवरी एक्शन, मतलब ब्लॉक ने ब्लैंक पे एक एक्शन लगाया उसके अपोजिट खींचने का, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो भैया प्लैंक भी ब्लॉक को रहने नहीं देगा, प्लैंक भी अपनी फ्रिक्शन की हेल्प से ब्लॉक को बोलेगा तू मेरे साथ चल यार। भैया प्लैंक ज्यादा तेज जा रहा है, ब्लॉक उस पर पड़ा हुआ है, प्लैंक ज्यादा तेज जा रहा है। आप सोचो प्लैंक अगर तेज जा रहा है तो क्या ब्लॉक नहीं उसके साथ चला जाएगा थोड़ा थोड़ा? यस। और वो क्यों जाता है? देखो उसका एक एग्जांपल लेता हूँ, प्रॉपर एग्जांपल तो नहीं मिलेगा लेकिन लेट मी टेक फ्यू एलिमेंट्स। अगर मैं एक फ़ोन लेता हूँ, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखता हूँ, मैं अगर नीचे के प्लेटफॉर्म को आगे ले जा रहा हूँ तो क्या ये ब्लॉक उसके साथ आगे जाएगा? भैया देखो बिल्कुल जा रहा है, चला गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनके बीच में फ्रिक्शन है। हाँ वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब मैं बोलो कि इसको भी आगे खिसका रहा हूँ और इसको ज़्यादा तेज खिसका रहा हूँ, तो क्या दोनों साथ में जाएंगे? ट्राई करते हैं, इसको भी खिसका रहा हूँ उसको, अरे तब भी जा रहा है। और ये कौन लेके जा रहा है? इसका मतलब है इस ब्लॉक पे इस फोन ने आगे की तरफ फ्रिक्शन लगाया होगा, तभी तो ब्लॉक आगे गया होगा, तभी तो ब्लॉक आगे जाएगा। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ओनली। So that is a very basic concept that I want to show you. और ये एक बार में नहीं आता पूरा, पहली बता दो, कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है एक बार में पूरा एकदम आप हर वाला। बट अगर आप ये लॉजिक बना लो दिमाग में, किधर वाला, ब्लॉक ने प्लैंक से पूछा किधर, प्लैंक ने बोला भाई रिलेटिवली मेरी वेलोसिटी ज्यादा है, मैं तो आगे जा रहा हूँ। उसने बोला अच्छा तू आगे जा रहा है, अच्छा बोला, उसके अपोजिट लगा दिया। उसके न्यूटन का थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन, खत्म कहानी। Then you don't need to do any kind of complicated analysis which is provided in the book. You don't need to do. आपका लॉजिक क्लियर हो जाएगा। अच्छा एक और फ्रिक्शन लगा हुआ है पीछे, इसके इस पे क्यों लगा? क्योंकि देखो ग्राउंड स्टैटिक है, प्लैंक कहीं तो रखा होगा, ग्राउंड स्टैटिक है। अब अगर प्लैंक ग्राउंड पे ऐसे आगे जा रहा है, आप सोचो प्लैंक ग्राउंड पे आगे जा रहा है, तो भैया ग्राउंड ने प्लैंक से क्या पूछा किधर, उसने प्लैंक ने ग्राउंड को क्या बताया, भैया मैं तो आगे जा रहा हूं। तो ग्राउंड ने प्लैंक पे कहां फ्रिक्शन लगाया होगा? उसने क्या बोला होगा? अच्छा अपोजिट, खत्म। हमेशा ध्यान रखना कि फ्रिक्शन उसी जगह लगता है, जैसे आपसे पूछा किधर, वो पूछता है किधर, जैसे ही आपको किधर पता लग गया उसके जस्ट अपोजिट, दैट्स इट। इतना काम करना है, यही सारी कहानी यहाँ लिखी हुई है और कुछ नहीं। बट आपने फील कर लिया तो आपको कहानी की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ब्लॉक सेम्स टू मूव लेफ्ट, ठीक है, ब्लॉक सेम्स टू मूव लेफ्ट, सॉरी आपके रिस्पेक्ट में लेफ्ट, पर किसके रिस्पेक्ट? प्लैंक के रिस्पेक्ट, क्योंकि ब्लॉक की जो वेलोसिटी v है, ब्लॉक seems to move left with respect to Planck, so frictional force Fb act on the right to the opposite of relative direction of block। कितना पढ़ते पढ़ते मन खराब हो जाता है। इससे अच्छा क्या करो, पूछो किधर। तो ये बुक की जो थ्योरी है, सुपर टफ क्वेश्चन है एडवांस के, जेई के और जेई मेंस और नीट के तो आपको बहुत ही आसान लगेंगे एक बार आपने ये फीलिंग बसा ली किधर वाली, दैट्स इट। प्लैंक के लिए बिल्कुल सेम कहानी है। मैं कॉन्टैक्ट सरफेस में प्लैंक ने उससे क्या पूछा किधर, दैट्स इट। प्लैंक किधर जा रहा है? राइट साइड में जा रहा है, मतलब आपके व्यू में राइट साइड में जा रहा है, चेक करो। एट द कॉन्टैक्ट सरफेस विद द ब्लॉक फ्रिक्शन फोर्स विल बी अपोजिट एंड इक्वल टू Fb। एट द कॉन्टैक्ट सरफेस विद द ग्राउंड द फ्रिक्शन फोर्स Fb अपोजिट टू द मोशन ऑफ द प्लैंक। ग्राउंड को भी पता लग रहा है, ग्राउंड तो बिल्कुल जीरो वेलोसिटी, उसके हिसाब से भी आगे जा रहा है तो उसने पीछे लगा दिया। ब्लॉक के हिसाब से भी ये प्लैंक आगे जा रहा है तो ब्लॉक ने फ्रिक्शन पीछे लगा दिया, दैट्स इट, दैट्स इट। इतना ही कहानी। और ये बड़ा हाई लेवल फ्रिक्शन है, इतना आसान वाला नहीं है। अभी हम सिंगल बॉडी का पहले अच्छे से कर लेंगे, तो ये डबल बॉडी वाला तो बहुत से करेंगे विच इज रिलेटिव वेलोसिटी। लेकिन मैं आपको कहीं ना कहीं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कराना चाहता हूँ ताकि आप वो एक बार थोड़ा सा उसमें फील करने लग जाओ, सो दैट जब इजी क्वेश्चन आएंगे ना, अभी मैं इजी क्वेश्चंस और इजी बहुत सारे एग्जाम्पल लेके चलूंगा, तो आपको मजा आएगा, आपको लगेगा यार ये तो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मेहनत लगती है इस पर, लेकिन दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए ठीक है। तो हमने काफ़ी एक अच्छी कॉन्सेप्ट को सीख लिया। अब बात आती है फ्री बॉडी डायग्राम की। फ्री बॉडी डायग्राम पे मैंने एक लेक्चर वैसे अलग से लिया हुआ है, बट स्टिल DL एम्बेड का लिया था अगर आपको याद हो तो, बट स्टिल आई वॉन्ट यू टू गिव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन। अब क्या अंडरस्टैंडिंग है उसको फील करते हैं। वेयर F इज द अप्लाइड फोर्स एंड स्मॉल f हमेशा फ्रिक्शन के लिए यूज करना, इज द फ्रिक्शन फोर्स, m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये नॉर्मल लेक्चर्स हैं, वो क्लियर रहने चाहिए। न्यूटन लॉस ऑफ मोशन लगाता हूँ,
स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में एक्सेलरेशन आपका 0 होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है तो क्या होगा, ठीक है, अगर बॉडी मूव नहीं कर रही तो भैया फोर्सेज आपकी हर डायरेक्शन से क्या हो जानी चाहिए, बराबर। ये मैंने Fx Fy कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं भैया फ्री बॉडी डायग्राम मैंने आपको कैसे सिखाया है, अगर आपको याद हो तो। याद नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर याद है तो मज़ेदार, ठीक है। लेट मी चेक दिस पार्ट। एक ब्लॉक रखा हुआ है ग्राउंड पे, अब उसका जो वेट होगा वो किधर एक्ट करेगा, सर वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अब देखो मैं इसी ब्लॉक को क्या बना रहा हूँ, इस ब्लॉक को मैं एक पिद्दी सा पार्टिकल बना रहा हूँ। अगर आपने मेरी डीएलएमटी क्लास नहीं करी तो जरूर कर लेना, उसमें मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बहुत प्यारा सिखाया है। मैं कह रहा हूँ कि भैया इस संसार में कोई भी बॉडी या पार्टिकल में डिफरेंस नहीं है, सिर्फ देखने का एक नजरिया है। तो मैंने इस बड़े से ब्लॉक को एक छोटा सा पार्टिकल बना दिया। मैंने कहा भैया इस पार्टिकल की कंडीशन ये है कि इसका एक वेट लग रहा है डाउनवर्ड, क्योंकि इसका मास है इसलिए इसका वेट लग रहा है W विच इज इक्वल टू mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अगर ये वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो भैया कुछ जो ग्राउंड है वो उसको कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा। सर वो कैसे बैलेंस कर रहा होगा, वो नॉर्मल रिएक्शन देके, दो सरफेस की जो नॉर्मल रिएक्शन होता है उससे बैलेंस कर रहा होगा। और फॉर श्योर ये n की वैल्यू W के बराबर होगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में और कोई फोर्स ही नहीं है। और अगर आपने यहां पर फोर्स लगा दिया तो ऑब्वियसली इस फोर्स को अपोज करने के लिए इस सरफेस से एक फ्रिक्शन फोर्स आएगी। अब पॉइंट ये आता है फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी, सर वो डिपेंड करता है आप इस ब्लॉक पे मोशन देने वाले हो या नहीं देने वाले। सपोज ब्लॉक स्टैटिक है, ब्लॉक तभी स्टैटिक हो सकता है जब ये फोर्स और ये फोर्स बराबर हो, क्योंकि ये तो हमेशा बैलेंस में है, और ये फोर्स और ये फोर्स तब बराबर होती है स्टैटिक में F मैक्स की वैल्यू बता सकता हूँ कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है स्टैटिक के केस में, या इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, विच इज μs इंटू n। n आपको पता है W के बराबर है, वैल्यू पुट करोगे μs की वैल्यू दी होगी, आपने फ्रिक्शन निकाल लिया। बट अगर बॉडी मूव कर रही है तो भैया तब काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है केस में, विच इज इक्वल टू μk इंटू n, लेकिन तब बॉडी मूव कर रही होगी। तो भैया क्या क्या केसेस लिए जरा एक बार ध्यान से देख लो। अगर मैं एक स्टैटिक फ्रिक्शन केस लेता हूँ जहां पर एक्सेलरेशन नहीं है, तो फोर्स इन वाई डायरेक्शन जो कि मैंने आपको बता दिया n और W बराबर होंगे, एंड फोर्स इन x डायरेक्शन, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स और फोर्स दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यही चीज़ में बताई गई है, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ अपनी थ्योरी को, ठीक है, दैट्स इट, इतना बताया गया है। इसको थोड़ा साइड खिसकाता हूँ ताकि अलग जगह पे आ जाए। और अगर ऐसी कहानी है तो आपकी जो फ्रिक्शन की फोर्स है, मतलब ये F मैक्सिमम केस में, पहले बता दूँ ये मैक्सिमम केस में, ये मैक्सिमम होता है। यहाँ पर जो मैं बता दूँ ये वाला पॉइंट जो मैक्सिमम वाला है तभी होगा, ये मैंने यहाँ लिखा था। और ये नोट्स में आपको हैंड रिटन अलग दे दूंगा, इसलिए टेलीग्राम पे भी ज़रूर कनेक्ट हो जाओ, इसलिए मैंने बताया था आपको, ठीक है। तब जाके फ्रिक्शन की फोर्स आती है। अब अपने पास आ गए बहुत सारे क्वेश्चंस, पर ये क्वेश्चन हम तभी सॉल्व करेंगे, जेई की क्वेश्चन, जितने भी जेई के, नीट के, जितने भी सिंपल से डिफिकल्ट लेवल के जितने क्वेश्चन सारे के सारे मैं सॉल्व कराऊंगा। बट फर्स्ट वी नीड टू कंप्लीट सम ऑफ द पार्ट। और जितने भी क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक वाले की करा रहा हूँ, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन आजकल काफ़ी पॉपुलर हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले मैं क्या कराता हूँ, पहले मैं आपको कुछ बेसिक लेक्चर का एक सीरीज कंप्लीट कराता हूँ, उसके बाद मैं आपकी सारे न्यूमेरिकल कराता हूँ इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। एंड एक और खुशी की बात, जो लोग अभी 11th वाले हैं, जो अभी भी एंटर कर रहे हैं, जिनको अभी भी सीखना है, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि उनको कौन सा लेक्चर चाहिए, ठीक है। जो 12th वाले हैं वो भी मुझे कमेंट में बताएं उनको कौन सा लेक्चर चाहिए। जो ड्रॉपर है वो भी मुझे बताएं कमेंट में कि उनको कौन सा लेक्चर चाहिए, तो हम उसको प्रायोरिटी में लाने का ट्राई करेंगे। क्योंकि अभी मैं 11th की सीरीज़ की स्टार्टिंग और 12th की सीरीज़ की स्टार्टिंग दोनों पैरेलली करूँगा, ठीक है। तो उसमें मज़ा आएगा। ये तो थोड़ा सा ऐसा पार्ट है कि जो इंपॉर्टेंट बहुत है, इसलिए इसका मिडिल पार्ट लिया है, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर भी मिलते रहे। जो लोग थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं उनको कई बार फ्रिक्शन चाहिए होता है, उनको फ्रिक्शन ये एक फंडामेंटल के हिसाब से बता दी, ठीक है। दिस इज अनदर पार्ट। बट ऐप में आपको जब रेगुलर क्लासेस चाहिए होंगी प्रॉपर तरीके से, एंड राइट नाउ इज एब्सोल्युटली फ्री, यू जस्ट नीड टू डिस्कवर दैट अमेजिंग फीचर जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, ठीक है। उन्हीं को आपको डिस्कवर करना है, ठीक है। दैट्स इट। So we'll meet in our next class. I'm Akash Tyagi from IC Bangalore and keep imbibing but understand. मेरे साथ कनेक्ट हो जाना टेलीग्राम पे ज़रूर। टेलीग्राम पे जाना है आपको, क्या ढूंढना है, imbibe JEE, that's it। या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा और ऐप का लिंक भी मिलेगा, दोनों क्लिक करके डाउनलोड जरूर कर लेना। टेक केयर, बाय बाय। Keep imbibing. We believe in you.